गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण बिंदु शब्द विचार पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो बेटा, जो भी बातें मेरे द्वारा बताई जाती हैं उनको आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्द की परिभाषा की। तो निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ वर्ण समूह को हम शब्द नहीं कहेंगे जब तक उसका जो है निश्चित अर्थ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क, ख और ग, ये भी वर्णों का समूह है और इसके ऊपर हमने शिरोरेखा भी लगा दी, लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसे शब्द नहीं कहेंगे। तो जब तक वर्णों का जो समूह है उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होगा, उसे हम शब्द नहीं कह सकते। फिर बात आती है कि पद किसे कहते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, जब कोई शब्द, हमने यहाँ जैसे लिखा कमल, यहाँ पर ये क्या है? एक शब्द। लेकिन इस कमल शब्द को अगर हमने किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया तो वहाँ ये पद कहलाएगा। यानी कि परिभाषा क्या हुई पद की? कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। एक और बात बेटा देखो, जब कोई हमसे ये प्रश्न पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम क्या बोलते हैं? वर्ण। लेकिन अगर हमसे कोई ये कहे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो उस समय जो है हमारा उत्तर क्या होगा? ध्वनि। तो अब अगला जो मेन क्वेश्चन है वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, प्रश्न को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम जो है अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात रखते हैं कि छोटी इकाई जो है वर्ण है। लेकिन बेटा आपको सबसे पहले सामने जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है उसको प्रश्न को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की जो है दो ही इकाइयां हैं। कौन सी? शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य, क्योंकि शब्द और वाक्य इनका ही अपना अर्थ होता है। वर्ण जो है इनका कोई अर्थ, अलग अर्थ नहीं होता। ये जो है शब्द निर्माण में सहायक होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, अगर अर्थ की दृष्टि से आपसे कोई वाक्य की अर्थ की दृष्टि से भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करता है तो कौन सी होगी? शब्द। और दूसरी इकाई क्या है? वाक्य। अब हम बात करते हैं जितने भी शब्द हम प्रयुक्त करते हैं उनमें उनके प्रकार, भेद। तो शब्दों के जो प्रकार हैं वो चार आधार पर शब्दों को बांटा गया है। सबसे पहला है स्रोत या उद्गम के आधार पर, फिर है रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्दों के भेद। तो बच्चों, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है वो चार भेद हैं। काफ़ी जगह हमें एक अन्य भेद भी पढ़ने को मिलता है, वो कौन सा है? संकर। कौन सा है? संकर। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है ये चार भेद ही बताए जाते हैं, लेकिन हम जो है पांचों भेदों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है बेटा तत्सम, दूसरा है तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की। तत्सम तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हम आज भी प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। देखो बेटा, हमारी जो हिंदी भाषा है वो आपको पता है कि संस्कृत से ही आई है। सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद में वैदिक संस्कृत, लौकिक, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद में जो है हिंदी भाषा आई है। तो संस्कृत जो है वो हिंदी भाषा की जननी है। तो संस्कृत के शब्द जो है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में है तद्भव, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, शब्द अर्थ पढ़ते हैं, तो वो जो है संस्कृत के जो शब्द हैं और उनका हिंदी का परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। उसके बाद में है देशज। देशज नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी अपनी भाषाओं और बोलियों से जो शब्द आए हैं उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। और विदेशी
या फिर विदेशज, वे शब्द जो अन्य भाषाओं के हम प्रयुक्त करते हैं या विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। संकर शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ये तो बात थी परिभाषा की, लेकिन बच्चों काफ़ी बार हमें जो है तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे कि आप तत्सम शब्दों को समझने में जो है आपको सहायता मिले। तो बेटा जो तत्सम शब्द हैं, सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देती हूँ तत्सम शब्दों की। जैसे कि हम बोलते हैं कृपा, तत्सम शब्द है। घट, तत्सम शब्द है। दंड, तत्सम शब्द है। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के हैं जो आज भी हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे काफ़ी बार किसी बच्चे के परीक्षा में अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम पूछते हैं कि बेटा आपकी कौन सी पोजीशन आई है, फिर वो बच्चा कहता है कि भाई मैं प्रथम स्थान पर हूँ। तो प्रथम ये क्या है, ये संस्कृत का ही शब्द है। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो पहचानने के लिए एक तो आपको क्या ध्यान करना है कि जो संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर 4 हैं, आपको पता है क्ष, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो शब्द है ये जहां आपको दिखाई दे वो जो है तद्भव शब्द ही होगा, क्योंकि इनका विकास संस्कृत भाषा के समय नहीं हुआ था। तो ये जहां मिले आप मान लेना कि वो कौन से शब्द होंगे, तद्भव। उसके बाद में एक हमारे जो उच्छिप्त व्यंजन है या प्रताड़ित व्यंजन जिनको हम बोलते हैं, ये अड़ और अढ़, ये जो है ये भी आपको तद्भव शब्दों में ही मिलेंगे। किस में मिलेंगे, तद्भव शब्दों में ही आपको मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं चंद्र बिंदु की। किसकी बात करते हैं, चंद्र बिंदु की। तो जो चंद्र बिंदु है आपका, ये आपको तद्भव शब्दों में मिलेंगे और इसका जो परिवर्तित रूप है वो है अनुस्वार। ये किस में मिलेगा, ये आपको तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्दों में मिलेगा। तो बेटा ये कुछ बातें हैं जिनके आधार पर आपको थोड़ी सी सहायता मिलेगी शब्दों को पहचानने में। और एक और बात, जो ये हमारी री है इसकी मात्रा हम ऐसे प्रयुक्त करते हैं। तो ये मात्रा आपको जहाँ भी दिखाई दे वो संस्कृत का शब्द ही होगा। जैसे कि हमने यहाँ ये एग्जाम्पल भी लिखा था कृपा। अब इसका परिवर्तित रूप जो है वो हम ऐसे लिखते हैं। जैसे हम किसी लड़की का नाम लिखते हैं ऋतु, तो हम ऐसे लिखेंगे। और अगर हम ऋतु जैसे वर्षा ऋतु या किसी वैसे ऋतु की बात करते हैं समय वाले, तो उसके लिए हम ये ऋषि शब्द प्रयुक्त करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तत्सम शब्द है और ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। बेटा एक और बात, अभी देखो ये कृपा शब्द है, कृपा, और एक होता है कृपया। इन दोनों में अंतर बच्चे नहीं कर पाते काफ़ी बार। जैसे कोई पत्र वगैरह लिखते हैं तो वहाँ भी ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो बेटा ये तो कृपा शब्द, जैसे हम कहते हैं कि भाई भगवान की कृपा है हम पर, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और एक ये होता है कृपया, जैसे मैं किसी से कहूँ कृपया आप मुझे अपनी पुस्तक दे, तो वहाँ पर कृपया यानी कि ये जो है वो प्लीज़ की सेंस में रिक्वेस्ट करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो अब शायद इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं देशज और विदेशी शब्दों की। तो देशज और जो विदेशी शब्द हैं, देशज उनमें बेटा देशज शब्द जो है उनमें तो हमारी अपनी भाषाओं के शब्द आते हैं, जो हमारी भाषाएं हैं या फिर बोलियां हैं उनसे जो शब्द लिए गए हैं। जैसे कि हम काफ़ी बार बोलते हैं अरे इतनी हड़बड़ाहट क्यों कर रहे हो, है ना, या फिर पता नहीं क्यों तुम इतनी ऊटपटांग बातें क्यों करते हो। तो ये ऊटपटांग शब्द ये हमें शायद लगते हैं कि अशुद्ध शब्द हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे देशज शब्द हैं। जैसे कि हमारा शब्द है जैसे लोटा,
झटपट, जूता, पगड़ी, ये शब्द हमारे देशी शब्द हैं। दूसरा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द, इनको आगत शब्द भी हम कहते हैं, जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे हमारी अपनी ही जो हिंदी भाषा है उसमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, यूनानी, चीनी आदि आदि काफ़ी भाषाओं के शब्द जो हैं वो समाये हुए हैं। और बेटा सबसे जो समस्या हमारे सामने, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आती है वो ये है कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हम आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन अरबी, फारसी, तुर्की इनके शब्दों को पहचानना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज, ये जो भाषाएं हैं इनका हम अध्ययन नहीं करते। तो अरबी, फारसी जो हैं उनके लिए एक बात बताती हूँ, जहाँ आपको नुक्ता चिन्ह दिखाई दे, नुक्ता चिन्ह जहाँ होता है वहाँ 100% वो जो है विदेशी शब्द ही रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं सब्जी, मरीज, सब्जी, मरीज, ये सारे कौन से शब्द हैं? ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। जैसे कि चीज। तो जो नुक्ता चिन्ह जहाँ होते हैं, नुक्ता चिन्ह यानी कि नीचे बिंदु जहाँ होता है, वो शब्द अरबी, फारसी भाषा के होते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो हमें पहचानने में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है कॉलेज, बॉल। बेटा ये जो ऊपर है ना चंद्र, चंद्र बिंदु नहीं, चंद्र, जहाँ पर ये होता है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द ही होता है, यानी कि विदेशी भाषाओं के शब्दों में ही ये चिन्ह जो है हम प्रयुक्त करते हैं। हिंदी भाषा में हम इसका प्रयोग नहीं करते, हिंदी भाषा में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग ही करते हैं। उसके बाद एक और भेद मैंने आपको बताया था, कौन सा? संकर शब्द। तो बेटा संकर शब्द जो होते हैं वो दो भाषाओं से मिलकर जब हम एक नया शब्द प्रयुक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया है एक लाठी चार्ज। यहाँ लाठी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है और चार्ज जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं और मिलकर एक नया शब्द बनाया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ऐसे ही जैसे कि रेलगाड़ी, ये भी जो रेल और गाड़ी दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए हम इन्हें भी संकर शब्दों के अंतर्गत लेते हैं। सब इंस्पेक्टर, ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो बेटा इसमें हम जो है इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो रचना के आधार पर जो हमारे शब्द भेद है, रचना या फिर हम इनको ये भी कह सकते हैं कि बनावट के आधार पर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कभी आपसे ये पूछा जाए कि बनावट के आधार पर, और आप सोचो कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो रचना या बनावट एक ही बात है। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द ये वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य उपसर्ग प्रत्यय से मिलकर नहीं बने होते हैं, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं और ये एकार्थी शब्द भी होते हैं। यानी कि रूढ़ का अर्थ ही यही है कि वो शब्द सिर्फ उसी वस्तु के लिए प्रयुक्त होना। जैसे कि अब मैं आपके सामने ये पेन है और मैं इसको कहूँ कि आप इसको ना फ़ोन कहो, तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि इसको हम पेन ही कहते हैं, क्योंकि पेन शब्द जो है वो इसके लिए रूढ़ है। उसके बाद हम बात करते हैं यौगिक की। तो यौगिक नाम से ही पता चल रहा है, जब दो शब्द मिलकर उसमें उपसर्ग प्रत्यय भी हो सकते हैं, दोनों सार्थक शब्द भी हो सकते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। योगरूढ़, जब रूढ़ शब्दों के साथ हम कोई अन्य शब्द जो है जोड़ देते हैं तो उसे हम योगरूढ़ कहते हैं। तो बेटा इस टॉपिक पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो अब तक मैंने आपको समझाया है वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। धन्यवाद।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिलती रहें।